नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के सबसे विशाल और जटिल ढांचे यानी भारतीय रेलवे के एकदम अंदर झांकने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि रेलवे पटरियों और ट्रेनों का एक बहुत बड़ा जाल है, लेकिन असल में ये एक भीमकाय औद्योगिक इंजन की तरह है। और किसी भी बड़े इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गियर्स की जरूरत होती है। इस रेलवे रूपी इंजन के सबसे अहम गियर्स और कुछ नहीं बल्कि श्रम संबंध या लेबर रिलेशंस हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि लाखों कर्मचारियों की फौज वाला ये संगठन बिना पटरी से उतरे इतनी शांति और अनुशासन के साथ आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिन अहम विषयों पर बात करेंगे वो हैं भारतीय मजदूर संघों का शुरुआती इतिहास, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के कानूनी पहलू, और उसके बाद हम देखेंगे पीएनएम और जेसीएम जैसे शांति वार्ता के तरीके। इसके अलावा हम प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी यानी सीईजी को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि इतने बड़े तंत्र में किसी एक कर्मचारी की शिकायत का समाधान कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं इन यूनियनों के इतिहास की और देखते हैं कि इस बड़े आंदोलन की जड़ें आखिर कहां जुड़ी हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि ये पूरा आंदोलन कितनी तेजी से आगे बढ़ा। शुरुआत होती है 1875 में, जब सोराबजी शाहपुर जी ने बॉम्बे के कारखानों में खराब स्थितियों के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद 1890 में एनएम लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की नींव रखी, और फिर इस आंदोलन ने जो रफ्तार पकड़ी वो कमाल की थी। 1918 में पीबी वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन बनाई, और अंततः 1920 आते आते लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। छोटे कारखानों के विरोध से शुरू होकर इतने बड़े अखिल भारतीय संगठनों तक का ये सफर सच में अद्भुत था। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े संगठन बन तो गए, लेकिन ये काम क्या करते थे। खैर, ट्रेड यूनियनों के काम को हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है आंतरिक या इंट्रामूरल काम, जिसमें वेतन बढ़ाना, काम की स्थितियां सुधारना और काम के घंटे तय करना शामिल है। दूसरा है बाहरी या एक्स्ट्रामूरल काम, जैसे स्कूल और पुस्तकालय चलाना या संकट के समय मजदूरों की आर्थिक मदद करना। लेकिन तीसरी श्रेणी सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, राजनीतिक कार्य। यहां जोर देकर यह बताना जरूरी है कि भारतीय रेलवे की इन मान्यता प्राप्त यूनियनों के लिए भारत में किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना सख्ती से मना है। इनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के कल्याण पर ही होना चाहिए। अब आते हैं उस कानूनी ढांचे पर जिसने इन बढ़ते हुए यूनियनों को आधिकारिक मान्यता और एक ठोस सुरक्षा कवच दिया। सिर्फ 7। जी हां, नंबर 7 यहां बहुत खास है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 ने यह तय किया कि किसी भी एसोसिएशन को बनाने और उसे रजिस्टर कराने के लिए कम से कम केवल 7 लोगों की ही आवश्यकता होगी। इस एक नियम ने आम मजदूरों के लिए एकजुट होना और बड़े नियोक्ताओं के खिलाफ अपना संगठन बनाना अविश्वसनीय रूप से आसान कर दिया। और अब 1000 के इस आंकड़े को देखिए। 1926 के जमाने में 1000 रुपए का जुर्माना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इस अधिनियम के तहत अगर कोई नियोक्ता यूनियन के काम में दखल देता है, भेदभाव करता है या बातचीत करने से मना करता है, तो उस पर यह भारी जुर्माना लग सकता था। इस नियम ने यूनियनों को एक बेहद मजबूत कानूनी ढाल प्रदान की। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन मुख्य मशीनरियों पर बात करते हैं जिन्हें बिना किसी हड़ताल के औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इन दोनों तंत्रों के बीच का अंतर समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास है पीएनएम यानी परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, जो 1951 में बनी। ये बहुत ही व्यापक विषयों पर चर्चा करती है और अगर बात नहीं बनती तो मामला एक एडहॉक ट्रिब्यूनल में जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इस ट्रिब्यूनल का फैसला सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ है जेसीएम यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जिसकी स्थापना 1966 में हुई। ये सिर्फ और सिर्फ सेवा शर्तों और कल्याण के मुद्दों तक सीमित है, लेकिन इसका सबसे शक्तिशाली पहलू ये है कि अगर मामला इसके मध्यस्थता बोर्ड में जाता है तो उसका फैसला बाध्यकारी होता है। इससे देश की संसद के अलावा और कोई नहीं बदल सकता। आइए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। दोनों ही तंत्रों में 3 टियर यानी 3 स्तर होते हैं। पीएनएम में पहला टियर जमीनी स्तर का है, जैसे मुख्यालय या वर्कशॉप। अगर वहां बात नहीं सुलझती तो मामला दूसरे टियर यानी रेलवे बोर्ड तक जाता है, और अगर वहां भी असहमति रहे तो मामला तीसरे टियर यानी एडहॉक ट्रिब्यूनल में पहुंचता है। जेसीएम का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, क्षेत्रीय परिषद से विभागीय परिषद और फिर सीधे सर्वोच्च राष्ट्रीय परिषद तक।
ये देखना अद्भुत है कि कैसे निचले स्तर का विवाद एक सीढ़ी चढ़ते हुए देश के सबसे बड़े मध्यस्थों तक पहुंच जाता है। एक और जरूरी बात, अगर कोई फैसला मान लिया जाता है तो पीएनएम में वो 2 साल तक और जेसीएम में 3 साल तक के लिए लॉक इन हो जाता है। अब विवादों से थोड़ा हटकर प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच सहयोग और तालमेल की बात करते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये ग्रुप, जिसे सीईजी या कॉर्पोरेट एंटरप्राइज ग्रुप कहते हैं, कर्मचारियों के रोजमर्रा के विवादों को नहीं सुलझाता। जी नहीं, इसका काम एकदम अलग है। 1972 में बना ये ग्रुप दरअसल टॉप मैनेजमेंट और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच विचारों को साझा करने का एक खुला मंच है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये उस गोपनीयता और अविश्वास को खत्म करता है जो अक्सर बड़े अधिकारियों और जमीनी स्तर के कर्मचारियों के बीच पनप जाती है। जब श्रमिक नेताओं के जमीनी ज्ञान का सही इस्तेमाल होता है तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। सीईजी के माध्यम से ये प्रतिनिधि रेलवे के कामकाज का मूल्यांकन करते हैं और दक्षता बढ़ाने के लिए अपने नए विचार सामने रखते हैं। वे आवास और कल्याण से जुड़े निवेश कार्यक्रमों का भी आकलन करते हैं। उनका ये प्रैक्टिकल अनुभव रेलवे को अंदर से मजबूत बनाने और बाहर जनता के बीच एक बेहतर छवि बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए अब इन राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी बातों से सीधे जमीनी स्तर पर आते हैं, जहां एक आम कर्मचारी काम करता है। भारतीय रेलवे में 12 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। जरा सोचिए, इतने विशाल तंत्र में अगर किसी एक व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत शिकायत हो तो क्या होगा, उसे कैसे सुना जाएगा? लॉजिस्टिक्स के नजरिए से देखें तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस प्रक्रिया को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। सबसे पहला कदम होता है स्थानीय कल्याण निरीक्षक या लोकल वेलफेयर इंस्पेक्टर के पास जाना। कोशिश यही होती है कि बात जमीनी स्तर पर ही सुलझ जाए, लेकिन अगर समस्या का हल नहीं निकलता तो कर्मचारी उचित चैनल के जरिए संबंधित अधिकारी तक अपना औपचारिक रिप्रेजेंटेशन भेज सकता है। और अगर फिर भी कोई समाधान ना मिले तो उसके पास अपनी बात सीधे सर्वोच्च प्राधिकारी तक पहुंचाने का भी रास्ता होता है। अब हम सोच सकते हैं कि क्या ये शिकायतें सरकारी फाइलों के ढेर में कहीं दब जाती हैं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बहुत ही सख्त प्रशासनिक नियम बनाया गया है। कर्मचारियों की शिकायतों का जवाब 1 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। यह नियम जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि लाल फीताशाही या नौकरशाही की वजह से होने वाली देरी से बचा जा सके। और ये बात स्पष्ट रूप से इस एक्सप्लेनर का पूरा सार हमारे सामने रख देती है। ये उदाहरण एकदम सटीक है कि विवाद समाधान के ये सूक्ष्म तंत्र ही वो अदृश्य ईंधन हैं जो हमारे आधुनिक बुनियादी ढांचे को गतिमान रखते हैं। इंजनों और लोहे की पटरियों के पीछे असली ताकत इन लाखों कर्मचारियों का अनुशासन और ये सिस्टम है। अगली बार जब भी कोई ट्रेन आपके सामने से गुजरे तो जरा सोचिएगा, उस एक ट्रेन को बिना रुके चलाने के लिए पर्दे के पीछे कितने हजारों विवाद रोजाना कितनी शांति से सुलझाए जा रहे होंगे। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।